हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा तिवारी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी के बारे में। आज हम उसी लेक्चर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीजे मेंडल वाज बोर्न इन द ईयर। ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1822, बी 1884, सी 1865 या डी 1851। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1822। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंडल डाइड इन द ईयर। तो इसका ऑप्शंस है ए 1822, बी 1884, सी 1865 या डी 1851। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1884। तो मेंडल का बॉर्न ईयर और वो कौन से साल में उनका डेथ हुआ था, ये दोनों ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, अ पेपर ऑफ जीजे मेंडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 1822, ऑप्शन नंबर बी 1884, सी 1866 या डी 1851। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1866। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट अपना कंडक्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए गार्डन पी, ऑप्शन नंबर बी स्वीट पी, ऑप्शन नंबर सी वेजिटेबल पी या ऑप्शन नंबर डी फील्ड पी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्डन पी। ठीक है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई मेंडल चूज गार्डन पी एज प्लांट मटेरियल फॉर हिज स्टडी। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को क्यों चूज किया था? तो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फ्लावर इज लार्ज साइज, क्योंकि फ्लावर का साइज बड़ा था इसीलिए, बी इजी हाइब्रिडाइजेशन, सी प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू मेंडल इनहेरिटेंस यूनिट वाज। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल इनहेरिटेंस यूनिट कौन सा है? ए फैक्टर, बी जीन, सी जीनोटाइप या डी फिनोटाइप। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फैक्टर। इनहेरिटेंस यूनिट हमारा ऐसे क्या होता है? जीन, और अकॉर्डिंग टू मेंडल इनहेरिटेंस यूनिट क्या था? फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलील्स, बी एलेलोमॉर्फ, सी जीन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए एलील्स। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन को क्या कहते हैं हम लोग? एलील्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस होने का रीजन क्या था? ऑप्शन नंबर ए ही स्टडीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम, ऑप्शन बी ही टुक प्योर पेरेंट्स इन हिज स्टडीज, ऑप्शन नंबर सी he analyzed the reasons for the failure of predecessors या डी all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? all of the above, क्योंकि ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से मेंडल को सक्सेस मिला। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कहा जाता है? ए लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, बी यूनिवर्सल लॉ, सी मेंडल्स फर्स्ट लॉ या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गैमेट्स इन प्लांट्स आर। गैमेट्स क्या होते हैं? ए पॉलीप्लॉइड, बी हैप्लॉइड, सी डिप्लॉइड या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर पेरेंट्स इज कॉल्ड ए टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, सी सिंगल क्रॉस या डी नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा F1 हाइब्रिड है उसको अगर हम आइदर पेरेंट्स के साथ क्रॉस करें, सपोज हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका हाइब्रिड क्या हुआ? कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इसको हम आइदर हम लोग P1 के साथ क्रॉस करें या P2 के साथ क्रॉस करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बैक क्रॉस। ठीक है, हमारा 12th क्वेश्चन है क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद द रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। तो F1 हाइब्रिड को अगर हम लोग रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तब उस क्रॉस को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टेस्ट क्रॉस, बी बैक क्रॉस, सी सिंगल क्रॉस या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टेस्ट क्रॉस। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। अगर F1 हाइब्रिड को हम लोग किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन अगर हम F1 हाइब्रिड को डायरेक्टली रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रॉस कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सपेक्टेड रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होता है? 3:1, 9:3:3:1, 15:1 या 9:7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 3:1। क्वेश्चन नंबर 14 है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज। ऑप्शन नंबर ए 1:2:2:4:1:2:1:2:1 या ऑप्शन नंबर बी 9:3:3:1 या सी 1:1:1:1 या डी 9:7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है लेकिन बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा या फिर F2 जनरेशन में एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगा। तो सिंपल है लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल इन केस ऑफ। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो किस में इक्वल होते हैं? ऑप्शन ए है कोडोमिनेंस, बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सी कंप्लीट डोमिनेंस या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों में कोडोमिनेंस एज वेल एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1। वो कौन सा कैरेक्टर है जो F1 में एक्सप्रेस नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए डोमिनेंट, बी रिसेसिव, सी पॉलीजेनिक या डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है F1 में? वो है रिसेसिव। डोमिनेंट है जो एक्सप्रेस होता है और रिसेसिव है जो एक्सप्रेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है when phenotype of F1 is intermediate of both the parents then the cross is called। अगर फिनोटाइप जो है वो दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट है तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए पार्शियल डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन नंबर डी को डोमिनेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ही जो फिनोटाइप है F1 का वो इंटरमीडिएट होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही हम लोग क्या पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन नंबर 18 है द फिनोमेनन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रेफर्स टू। ऑप्शन है ए expression at the same stage of development, B unlinked transmission of genes in crosses resulting from being located on different chromosomes or far apart on the same chromosome, option number C association of RNA and a protein implying related function, या option number D independent location of genes from each other in an interface cell। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसको पढ़ने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, तब पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आखिर क्या कहा गया है और वो होता क्या है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मेंडल। मेंडल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए Mendel was born near Brunn in Austria, correct है। Mendel started experiment on pea in the kitchen garden of his house, true। Mendel presented his experimental findings in the meeting of the Natural History Society of Brunn held on February 8 and March 8, 1865, ये भी सही है। Mendel's paper contain only the work on pea, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेंडल ने पी के अलावा राजमा पे भी काम किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर ऑफ मेंडल। मेंडल के रिसर्च पेपर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पी हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी डिस्कवरी ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन पी, ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, या डी सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। ऑप्शन नंबर ए है W.L. जॉनसन, बी T.H. मॉर्गन, सी W. बेटसन, या डी G.J. मेंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी G.J. मेंडल। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। तो मेंडल के सक्सेस होने का रीजन क्या था? ए इनिशियली मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ contrasting characters at a time, B he analyzed the reason for the failure of previous workers, C Mendel was lucky, या D all of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस सही है जिसके और रीजन है जिसके वजह से मेंडल को सक्सेस मिला। क्वेश्चन नंबर 23 है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑपरेट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन है ए गैमेट फॉर्मेशन, बी फिनोटाइप डेवलपमेंट, सी फर्टिलाइजेशन, या डी एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूरिंग 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट demonstrated that the 7 genes characters studied by Mendel belong to only 4 linkage groups। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए T.H. मॉर्गन, बी H.L. लैम्प्रेक्ट, सी स्टर्न, या डी बारबरा मैक्लिंटक। तो ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था और यहाँ पे भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी H.L. लैम्प्रेक्ट। तो इन्होंने बताया था कि जो 7 कैरेक्टर्स हैं जिसे मेंडल ने अपना स्टडी किया था वो 4 लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द बुक नेमली प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स वाज रिटन बाय ऑप्शन नंबर ए सी स्टर्न, बी W. बेटिसन, सी W.L. जॉनसन, या डी ह्यूगो डी व्राइस। तो प्रॉब्लम्स इन जेनेटिक्स किसने लिखा था? W. बेटिसन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? W. बेटिसन। ठीक है, तो आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना होगा।
तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।